बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। कुछ दिन पहले अवैस इकबाल साहब के 23 सवाल जो उन्होंने इस्लाम और कुरान पे उठाए थे उनका जवाब दिया, और उस वीडियो के एंड में मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि अब 23 सवाल हम करेंगे, इसलिए कि हमें सवालात से कोई एतराज़ नहीं है। सवालात पे हमें हमें कोई इस्लाम पे एतराज़ करे, उस एतराज़ पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, दैट्स फ़ाइन। इसलिए कि जिस रिलीजन ने क़यामत तक रहने का दावा किया है वो किसी के सवाल या एतराज़ से तो नहीं घबराएगा। इनफैक्ट हम कहते हैं कि ज़रूर आप एतराज़ करें, सवाल करें, कि ऐसे ही हम बात को बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन बात साथ ये भी है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। इसका मतलब ये है कि जो एतराज़ात आप करेंगे वो हम पे ज़िम्मेदारी है कि उनका जवाब हम दें, और जो एतराज़ात हम करेंगे ये ज़िम्मेदारी हम आप पे डालेंगे कि आप भी उसका जवाब दें। अब ये नहीं होगा कि इस्लाम को आप फुटबॉल समझें और ख़ुद सवाल करें और हम वजाहतें पेश करें और फिर आप ही फैसला करें कि ये वजाहतें काबिल कबूल हैं या नहीं हैं। आपको जवाब मिल गए, उसके जवाब में आप बड़ी बदतमीज़ी की, बड़ी बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन दैट। लेकिन 23 सवाल आज हम करेंगे इल्हाद पे। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। इल्हाद का ये दावा है कि हर चीज़ मटीरियलिस्टिक है, यानी कि मैटर ये वाहिद चीज़ है जो मैटर करती है, विच मीन्स कि आपके जिस्म को अगर हम ऑल द वे नीचे 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 लेके आ जाएं तो आपके जो एटम्स हैं उनकी सर्टन कन्फिगरेशन है जिस पे आपका वजूद कायम है। लेकिन हकीकत यह है कि आपको गुस्सा भी आता है, आपको खुशी भी होती है, आपको फ़िक्र भी है, आपके अंदर फ़हम भी है, दानिश भी है, सारा कुछ है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस पे इंसान को खुशी होती है। बाकी चीज़ों को साइड पे छोड़ते हुए मैं सिर्फ खुशी का जिक्र करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने अपने आपके घर औलाद पैदा हुई, कोई भी खुशी हुई आपको, एंड सो फोर्थ, आपको देखा आपने उसको, आप मुस्कुराए, एंड सो फोर्थ। आपके नज़दीक ह्यूमन एजेंसी तो मेटाफिज़िकल चीज़ है, तो सिर्फ मैटर ही चूँकि मैटर करता है, तो क्या आप दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि सिर्फ आपके एटम्स की कन्फिग्रेशन एक मखसूस तरह से हुई थी, इसलिए इस तरह के खुशी भरे इवेंट्स को देखकर आपको खुशी होती है, एंड देयर इज़ नथिंग एल्स? क्वेश्चन नंबर 2, ह्यूमन एजेंसी को आप डिनाई करते हैं बिकॉज यू हैव टू, इसलिए कि हर चीज़ जो है वो मटीरियलिस्टिक है, ये यूनिवर्स, इंसान की ज़ात की है, वो एवरीथिंग इज़ लाइक दैट। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सेंस ऑफ जस्टिस है या जो मोरालिटी है या जो मॉरल ट्रूथ्स हैं, इसको आप ग्राउंड किस चीज़ में करते हैं? इसलिए कि ये तो सारी की सारी इमटीरियल या एटलीस्ट मेटाफिजिकल चीज़ें हैं, इनमें से तो मैटर से किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैम? क्वेश्चन नंबर 3, ये जो मेरे सवालात के जवाब आप देंगे इसके लिए आप अपने शऊर को इस्तेमाल करेंगे, वो जैसा भी है वो ह्यूमन कॉन्शियस है। बट द क्वेश्चन इज़ कि ह्यूमन कॉन्शियस बजाते ख़ुद एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, इसलिए कि ये मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, ना ही कोई हमारे पास ऐसा इर्तिकाई इसकी वजाहत है कि हमारा ह्यूमन कॉन्शियस इवॉल्व हो सकता है या कभी हुआ हो। तो फिर अपने कॉन्शियस को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? सवाल नंबर 4, जस्ट इन केस अगर आप ह्यूमन कॉन्शियस को दिमाग कहें, जो कि कुछ एथियस्ट कहते हैं, तो फिर सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अगर आपका दिमाग ही आपको बता रहा है कि एथियज़म ठीक है, इवोल्यूशन ठीक है, तो ये दिमाग तो आपके नज़दीक एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस का प्रोडक्ट है, और वो जो इर्तिकाई अमल है वो आपके नज़दीक डायरेक्शनलेस है, आपके नज़दीक उसके अंदर रैशनैलिटी नहीं है, आपके नज़दीक वो मोस्टली रैंडम है। तो फिर आप कैसे यकीन के साथ इस दिमाग पे एतबार कर सकते हैं कि ये आपको ठीक इन्फॉर्मेशन दे रहा है? अगर एथियज़म ठीक है और हर चीज़ मैटर पे ही आके ख़त्म होती है, तो फिर जो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ हैं उनको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जैसे कि मैथ्स, मिसाल के तौर पे जब आप कहते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, तो आपके दिमाग के किसी भी न्यूरॉन को खोलें, वहाँ पे हमें ये कैलकुलेशन होती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन अगर हर चीज़ मटीरियलिस्टिक है तो एग्जैक्टली ये कैलकुलेशन कहाँ हो रही होती है? एक इल्हादी फ्रेमवर्क में जो सेंस ऑफ ड्यूटी है या एल्ट्रुइज्म है या मोरालिटी है, अगर इनकी कोई अल्टीमेट फाउंडेशन नहीं है तो फिर इनकी वजाहत क्या है, और फिर हम इनको ऑब्जेक्टिवली क्यों लेते हैं? मिसाल के तौर पे एक मुल्हिद के नज़दीक सेंस ऑफ ड्यूटी डिफरेंट हो सकती है, दूसरे के नज़दीक सेंस ऑफ ड्यूटी सिरे से हो ही नहीं सकती, इसलिए कि वो अपने मामले में सुपीरियर है और ये अपने मामले में सुपीरियर है। ना कोई अल्टीमेट फाउंडेशन है, ना कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। व्हाई इवन केयर? 7वां सवाल, कि हमारी यूनिवर्स में जो मैस और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है ये अनफेदमेबली कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 123। ये इतना बड़ा नंबर है कि आप लिटरली सारे कायनात के एटम्स को इकट्ठा करके उस पर लिखने की कोशिश करें तो आप फिर भी नहीं लिख सकेंगे, इसलिए इसमें मल्टीपल मैथमेटिकल नोटेशंस इस्तेमाल हुई हैं। क्या आप वाकई समझते हैं कि ये महज एक हादसा था? 8वां सवाल,
अगर ये महज हादसा था तो ये तो कायनात के इनिशियल स्टेजेस में मैस और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात है कि हमें ऐसी चाहिए कि जिसमें ज़िंदगी अकोमोडेट हो सके, लेकिन उसके बाद कायनात को सस्टेन करना भी तो है। करोड़ों के हिसाब से, इनफैक्ट अरबों के हिसाब से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो पिछले 13.7 13.8 अरब सालों से चल रहे हैं, जो इस यूनिवर्स को कायम रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पे जो बैलेंस है कायनात की रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स का, मिसाल के तौर पे जिस तरह से हमारे सितारे फटते हैं और उससे नई ज़िंदगी पैदा होती है, मिसाल के तौर पे जो कायनात के प्रोसेसेस ऊपर सितारों के फटने से हैं उसका बरह रास्त ताल्लुक़ हमारे मॉलिक्यूल्स के साइज़ के साथ है। क्या आप वाकई दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि अरबों सालों से ये अरबों हादसात हो रहे हैं, महज हादसात जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, और उस हादसे का नतीजा आप हैं, मैं हूं, हम सब हैं, ये ब्यूटीफुल हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा इकोसिस्टम है, इतनी कंपैटिबिलिटी हमारे जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ सिस्टम्स की एक दूसरे के साथ है, ये महज हादसात हैं। और ये कहने के बाद साथ ये भी बताते रहिएगा कि इसको आप रैशनैलिटी कहते हैं। नवा सवाल कि अगर आप इसको रैशनैलिटी ही कहते हैं, ये मेरा पिछले सवाल से फॉलो अप एक क्वेश्चन है, तो फिर मुझे ये बताइए कि हम आपको फिर रैशनलिस्ट क्यों कहें, जबकि आप चांसिज्म पे खड़े हुए हैं, तो आपको चांसिस्ट क्यों ना कहा जाए। 10वां सवाल कि हर नई ज़िंदगी के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है और प्रोटीन्स बनते हैं एक सर्टन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पे। नाउ दिस इज़ वेयर इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो हैं, जो डार्विनियन है बेसिकली, वो इसको सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से आरएनए में जाती है, आरएनए में उसकी वेरिफिकेशन होती है और वेरिफिकेशन के बाद वो राइबोसोम में जाता है और उस एग्जीक्यूशन होती है उस इन्फॉर्मेशन की और फिर प्रोटीन्स जन्म लेते हैं। आप डार्विनिस्ट हैं, मैं बग़ैर किसी लंबी चौड़ी तफसील में कि ये बात ज़ाते खुद ही गलत है, लेकिन आप लोग इसको ठीक समझते हैं, तो आपसे मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि डीएनए जो कोडोन्स जनरेट करता है, ना कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइन है आपके नज़दीक, ना ही इसके पीछे कोई डिज़ाइनर है, तो सवाल ये है कि डीएनए को कैसे पता चल जाता है कि उसने कौन सी इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है जो आरएनए में कॉपी होगी और उसके लिए एग्जैक्टली वही प्रोटीन्स बनेंगे जिसके लिए ज़िंदगी चाहिए। अगेन ये वो प्रोसेस है जो हर वक्त हो रहा है। अगर आप इसको महज हादसा कह रहे हैं तो फिर आपको मौजज़ा भी मानना पड़ेगा। तो क्या वाकई ही आप इल्हादी मौजज़ों पे यकीन रखते हैं? और अगर नहीं रखते तो फिर ये बता दीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास कहाँ से आती है। 11वां सवाल, आप डार्विनिस्ट हजरात हमें ये बताते हैं कि जो नेचुरल सिलेक्शन है इट सेलेक्ट्स फॉर सर्वाइवल, यानी कि वो ट्रेड्स जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बेहतर होते हैं, किसी भी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए बेहतर होते हैं, उनको सेलेक्ट किया जाता है। बट द क्वेश्चन इज़ कि हमारी कॉग्निटिव फैकल्टीज़, हमारी रैशनल एबिलिटी, हमारी थिंकिंग एबिलिटी, इस सब में से किसी का ताल्लुक भी सर्वाइवल के साथ नहीं है, ये क्यों सेलेक्ट हुए थे। 12वां सवाल, अगर इल्हादी नज़रियात दुरुस्त हैं तो नेचुरली नाइलिज्म भी दुरुस्त होना चाहिए, इसलिए कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। बट देन द क्वेश्चन इज़ कि ज़िंदगी का मकसद अगर कोई नहीं है तो फिर हर इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद खुद बना सकता है। हमारे पास कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव मॉरल फ्रेम है जिसकी बेस पे हम एक की ज़िंदगी की जो भी मकसद की इंटरप्रिटेशन है उसको गलत कह सकते हैं जब उसे कंपेयर करें किसी और के साथ। और अगर एक को हम गलत कह सकते हैं ऑन द बेसिस कि हमारे पास कोई ना कोई चीज़ ऑब्जेक्टिव है, तो वो तो ह्यूमन को ट्रांसेंड करेगी या ह्यूमैनिटी को ट्रांसेंड करेगी। अगर कोई चीज़ ह्यूमैनिटी को ट्रांसेंड करती है और वो फिज़िकल भी नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्स नहीं है, वो चांद सितारे नहीं हैं, तो फिर आखिरकार आप किस चीज़ में अपने उस मॉरल फ्रेमवर्क को ग्राउंड करेंगे जिसकी बेस पे आप किसी की ज़िंदगी की भी जो भी मकसदियत के हवाले से इंटरप्रिटेशन है उसको गलत या सही कहेंगे। 13वां सवाल, अगर इल्हाद ठीक है तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि हम तो अनकनेक्टेड रैंडम एक्सीडेंट्स की पैदावार हैं, एक बाय प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो कॉस्मिक एक्सीडेंट हम उसका एक बाय प्रोडक्ट हैं, स्टार डस्ट, नथिंग एल्स, कोई ह्यूमन एजेंसी नहीं, एब्सोल्युटली नन व्हाट्सोएवर। फिर हम दुनिया को बेहतर करने के तगदो क्यों करते हैं? वाई शुड एनीवन केयर? और मैं आपसे ये नहीं जानना चाहता कि लोग सियासत के लिए करते हैं, उसके लिए मैं आपसे सिर्फ एक फ़िलासॉफ़िकल सवाल पूछ रहा हूँ कि इल्हाद इस बारे में क्या कहता है कि क्या दुनिया से गुर्बत ख़त्म करना, सफ़रिंग को ख़त्म करना, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इल्हाद के पास कोई जवाब है कि ऐसा क्यों होना चाहिए, जबकि हम सिर्फ एक स्पेक ऑफ डस्ट हैं, एक बाय प्रोडक्ट हैं, अनकनेक्टेड रैंडम हवादिस का। 14वां सवाल, मौलिदीन हमें ये बताते हैं कि हम गोश्त पोस्ट के बने हुए रोबोट्स हैं। सो द क्वेश्चन हियर इज़ कि अगर हम किसी आदमी का जीनोमिक मैप लें, जैसे एक ज़िंदा इंसान के अंदर पूरा का पूरा हमारा जीनोम होता है, एग्जैक्टली वैसे ही हम उसको रिस्ट्रक्चर करें, उसके ऊपर गोश्त भी लगा दें, सारा कुछ कर दें, तो क्या वो इंसान उठ के चलना फिरना शुरू कर देगा? और क्या उस मखलूक को हम इंसान कह सकते हैं? इफ़ द आंसर इज़ येस, तो इसका कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट
इफ़ द आंसर इज़ नो, तो फिर सवाल ये है कि एक ज़िंदा इंसान में और इसमें क्या फ़र्क है, और इसका जवाब हमें इल्हादी मादियत से चाहिए। ये ना कहेगा कि ज़िंदगी है दिस दैट एंड द अदर, क्योंकि वो सारे के सारे मेटाफिज़िकल कॉन्सेप्ट हैं, ज़िंदगी का कोई मैटर नहीं होता। फॉर दैट रीज़न जवाब हमें वो चाहिए जो इल्हादी नज़रियात के मुताबिक है, मेटाफिज़िकल नहीं। 15वां सवाल, क्या वाकई यकीन रखते हैं कि सिर्फ मैटर था, बेजान था, और किसी वजह से वो सेल्फ अवेयर हो गया? 16वां सवाल, ना हमारे पास कायनात है, कायनात के अंदर बहुत से प्रोसेसेस हैं, इसके अंदर कवानीन हैं, इंसान हैं एंड सो फोर्थ। ना दो ऑप्शन है कि इधर इनको तख्लीक किया गया, या दूसरा ये है कि ये ख़ुद को वजूद में लेके आ गए। तख्लीक को तो आप मानते नहीं हैं, इल्हाद के पास क्या सबूत है कि ये यूनिवर्स, इसके लॉज, इसकी फाइन ट्यूनिंग, इसके जितने भी प्रोसेसेस हैं जो यूनिवर्सल हैं, फर्म हैं, ये सारे के सारे ख़ुद को वजूद में लेके आए थे? 17वां सवाल के मुल्हिदीन हमें यह भी कहते हैं कि इल्हाद तो स्केप्टिसिज्म पे खड़ा है। अगर ये बात वाकई ऐसे है कि स्केप्टिसिज्म पे खड़ा है, तो फिर वजूद खुदा का इनकार आप तशकीक यानी स्केप्टिसिज्म की बुनियाद पे कैसे कर सकते हैं, जबकि उसके अंदर कोई सर्टेनिटी या यकीनियत नहीं है? और अगर इल्हाद के अंदर यकीनियत है कि खुदा नहीं है, तो इस यकीन के पीछे क्या सबूत है? क्योंकि ये यकीन रखना कि खुदा नहीं है बज़ाते खुद एक मेटाफिज़िकल बिलीफ है, और जहाँ तक इल्हाद का ताल्लुक है, मेटाफिज़िक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। 18वां सवाल, अरबों साल गुजर गए हैं और हमें यह बताया जाता है कि ए बायोजेनेसिस यानी कि एक बेजान चीज़ से ज़िंदगी का वजूद में आ जाना, ये अरबों सालों में सिर्फ एक दफ़ा मुमकिन हुआ है। एंड आई अंडरस्टैंड कि इवोल्यूशनिस्ट इस बात पे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, लेकिन जब उनसे सवालात पूछे जाएँ तो वो कहते हैं कि नहीं, इवोल्यूशन तो सिर्फ स्पीशीज़ की ओरिजिन पे बात है, ज़िंदगी का क्या लेना देना, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप ही लोग हैं जो यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट्स जैसी चीज़ें लोगों को मिसगाइड करते रहते हैं। पर माई क्वेश्चन इज़ दिस, कि क्या वाकई ही मैटर से, जो कि ख़ुद बेजान है, उससे ज़िंदगी वजूद में आ सकती है? अगर आ सकती है तो इसका साइंसी सबूत क्या है? और अगर ये वजूद में नहीं आ सकती, तो फिर आपका दावा धरे का धरा रह जाता है। हाउ डू यू एक्सप्लेन योरसेल्फ? 19वां सवाल, कि आप लोगों के वर्ल्ड व्यू के मुताबिक तो हर चीज़ मटीरियलिस्टिक है, तो इस मटीरियलिस्टिक जहां में फ्री विल की क्या अहमियत है? ना, अगर फ्री विल की कोई अहमियत नहीं है, तो फिर लफ्ज़ जुर्म हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसलिए कि जिस आदमी ने भी जुर्म किया है, उसने अपने दिमाग के जो भी केमिकल्स थे, न्यूरॉन्स थे, उनकी सर्टन मूवमेंट से उसने जो कुछ किया, तो उसकी तो अपनी कोई फ्री विल थी ही नहीं, तो हम इसे जुर्म क्यों कहते हैं? और अगर वो उसने जुर्म किया, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे फ्री विल भी होगी, और अगर फ्री विल है तो अगेन ये एक मेटाफिज़िकल कॉन्सेप्ट है, एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू में तो उसकी गुंजाइश ही नहीं है। फिर इल्हाद का मुकदमा कैसे ठीक साबित होता है? 20वां सवाल, मुल्हिदीन इर्तिकाई भी होते हैं, और इर्तिका हमें ये बताता है कि अगर कोई सिलेक्शन प्रेशर होगा तो फिर चीज़ों को सिलेक्ट किया जाएगा, इनकी जो म्यूटेशंस होती हैं, और उसके सर्टन फिर फिनोटाइप के इफेक्ट्स होंगे। सो द क्वेश्चन नाउ इज़ कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद हमें खून की एवोल्यूशन पता चलती है, इसलिए कि जो फॉसिल्स के रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर सर्टन चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको इंटरप्रेट ऐसे किया जा सकता है और किया जाता है। द प्रॉब्लम कि अगर खून की एवोल्यूशन पहले हुई, तो फिर वो कौन सा डिलीवरी मैकेनिज़्म था, यानी कि जो आर्टरीज़ हैं मिसाल के तौर पे, या वेन्स हैं, अगर वो नहीं थी, ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो फिर ये खून कैसे डिलीवर होता होगा? और अगर आर्टरीज़ वगैरह पहले थी, खून नहीं था, तो फिर कौन सा ऐसा सिलेक्शन प्रेशर था जिसकी वजह से ये वजूद में आ गई, जबकि कोई पीछे खून था ही नहीं? और अगर ये दोनों इकट्ठी ही इवॉल्व हुई हैं और हर जानदार में हुई हैं, आई मीन करोड़ों जानदारों में ये हुई हैं, तो फिर भी आप इसको महज हादसा ही कहेंगे? और क्यों कहेंगे? 21वां सवाल, के यूजेनिक्स की मूवमेंट जो कि डार्विनिज्म पे बेस थी, उसमें हज़ारों लोगों का कत्लेआम किया गया, इसलिए कि वो लोग जो इन्फीरियर समझे जाते थे, उनकी नस्लों को आगे बढ़ाना ये बुरा समझा जाता था। देयरफॉर एक सुप्रीम रेस, जो कि बाद में हिटलर ने उसको बड़ा प्रमोट किया अपने डिफरेंट एक फ्रेमवर्क के मुताबिक, लेकिन एसेंशियल चीज़ उसमें भी यही थी ना। ऑब्वियसली हम इसको गलत समझते हैं बिकॉज वी हैव अ सर्टन सेंस ऑफ जस्टिस। कौन सा ऐसा इल्हादी नज़रिया है, खालस इल्हादी नज़रिया, कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, हर चीज़ मटीरियलिस्टिक है एंड सो फोर्थ, इसको सामने रखते हुए कौन सा ऐसा नज़रिया है जिससे आप साबित कर सकते हैं कि यूजेनिक्स की मूवमेंट गलत थी? 22वां सवाल, एक सियारे को कायम रहने के लिए तकरीबन कोई 50 के लगभग रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे हमारा कुरा अर्ज़ है मिसाल के तौर पे, इसका साइज़ थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाए ये ख़त्म हो जाएगी, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाए ये ख़त्म हो जाएगी, चांद का जो टिल्ट है अगर वो थोड़ा सा चेंज हो जाए
ये ख़त्म हो जाएगी। एट द सेम टाइम चाँद का जो सरकमफ्रेंस है और बहुत से और सियारे हैं उनका जो सरकमफ्रेंस है उसका साइज़ अगर देखें और डिस्टेंस देखें करीब तरीन सियारे से जो उसकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, तो वो मैथमेटिकली बिल्कुल बराबर है। तो यू ऑनेस्टली बिलीव कि ये बस एक्सीडेंट्स ये, एंड आई रियलाइज़ कि बहुत से मैंने एक्सीडेंट्स के सवाल पूछे हैं, लेकिन आपने अरबों एक्सीडेंट्स पे आप ईमान लाए हुए हैं, तो अगर मैंने 3-4 पूछे हैं तो मेरे ख्याल में बुरी बात नहीं है। काइंडली बताइएगा कि प्योर एक्सीडेंट्स की वजह से ये कैसे मुमकिन है कि एक सयारा कोई 50 के लगभग जिसकी कंडीशंस हैं चाहिए होती हैं, तो वो 50 की 50 एक्सीडेंटली पूरी हो सकती हैं। 23वां और आखिरी और मेरा फेवरेट सवाल, नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है? ब्लाइंड, इंटेलिजेंट, तजर्बे करती है, तजर्बे करके स्पीशीज़ को परफेक्ट करती है, इरेशनल होती है, या क्या होती है? अच्छा, ये सवाल जो है ये अवैस इकबाल साहब के लिए है, लेकिन कोई भी मुल्हिद इस पर अगर तवाज़माई करना चाहता है तो ज़रूर। मैं आमतौर पे लाइव होता हूँ सैटरडे को, कोई भी लाइव आके इस पर बात करना चाहे इन 23 सवालों पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। खुद अवैस इकबाल साहब तशरीफ़ लाना चाहें, श्योर, व्हाई नॉट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम।